गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फोर्थ ईयर के यूनिट 6 के प्रोग्राम्स, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स में आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। ठीक है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। ठीक है, जैसा कि हम सभी को पता है कि इम्यूनाइजेशन एक इतना अच्छा प्रिवेंटिव ऑप्शन है जिससे हम ढेर सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ को, या अपन बोल सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं, या नंबर ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ डिजीज़ेस को हम लोग रोक सकते हैं। इसका डायरेक्टली इफ़ेक्ट क्या होगा? इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में ऑटोमेटिकली डाउनफॉल आएगा। ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन मेडिकल साइंस का एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन है, जिससे कि कई सारे डिजीज़ को हम लोग, अगर इन्फेक्शन हम तक आता है फिर भी हम लोग उसको एक्टिवेट होने से रोक देते हैं। करंट सिचुएशन में अगर अपन देखें तो अभी जैसे कि कोविड-19 है ना, कोरोना वायरस के कारण से लोग सब डरे हुए हैं, इकोनॉमी इतने डाउन में है, और हर एक कंट्री चाहती है कि उनके यहाँ से उनको कहीं ना कहीं से इसका वैक्सीन मिल जाए, है ना। मतलब उनके पूरे जो कंट्री के लोग हैं इम्यूनाइज हो जाएं, ताकि इकोनॉमी चलता रहे और मोर्टेलिटी रुक जाए। तो अपन सोच सकते हैं कि वैक्सीन कितना इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है हमारे ह्यूमन लाइफ में, है ना। आज के मॉडर्न साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही एक अच्छा इनोवेशन है ह्यूमंस के रेस को बचा के रखने के लिए। ठीक है, तो अगर बात करें इम्यूनाइजेशन की, तो ढेर सारे टाइप के इम्यूनाइजेशन आज के डेट में अवेलेबल हैं। ठीक है, कुछ WHO के साइड से रिकमेंडेड हैं जो कि कंपलसरी सारे कंट्रीज़ में लगते ही हैं। कुछ एक ऐसे इम्यूनाइजेशन है जो कि कंट्री अपने कंडीशन के हिसाब से या नंबर ऑफ डिजीज़ के हिसाब से उसमें एडिशन या एक्सक्लूजन कर सकती है। ठीक है, रिसेंट ट्रेंड की बात करें तो ढेर सारे तरीके के जो ट्रेडिशनल इम्यूनाइजेशन पहले होता था, ठीक है, उसमें अपन देखते हैं केवल पोलियो का लगता था, DPT होता था, BCG होता था, ठीक है, मीजल्स का लगता था, ये एकदम कॉमन था। लेकिन अभी नए ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर ढेर सारी तरीके के ऑप्शनल इम्यूनाइजेशन भी अवेलेबल हैं। जैसे कि रोटा वायरस है जो एकदम न्यू इन्वेंशन है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। फिर हिब है, ये भी एक न्यू इन्वेंशन है, ठीक है, जो कि बहुत पुराना नहीं है। बहुत मतलब अगर अपन बात करें 60s 70s 80s 90s के समय पे बहुत सारे लोग हेपेटाइटिस के कारण से मारे जाते थे। आज भी बहुत सारे लोग मारे जाते हैं क्योंकि हर एक तक ये इम्यूनाइजेशन नहीं पहुंचा है। गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि वो चाहती है कि इंडिया के हर एक बच्चा क्या हो, इम्यूनाइज्ड हो। ठीक है, अगर अपन थोड़ा सा और इम्यूनाइजेशन के बारे में अगर सोचें तो इम्यूनाइजेशन का जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, ये इम्यूनाइजेशन लोगों तक पहुंचता कैसे है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम WHO की, यूनाइटेड नेशन की को बॉडी है WHO। ठीक है, WHO चाइल्ड हेल्थ के लिए सपोर्ट करता है यूनिसेफ को, जो कि WHO का एक विंग है जो कि खासतौर पर बच्चों के लिए काम करता है। यूनिसेफ इम्यूनाइजेशन के लिए सारे कंट्रीज़ को फंडिंग, रिसोर्सेज और वैक्सीन अवेलेबल करवाती है, और इसके ज़रिए जैसे कि हमारे भारत तक उसका फंड आता है, तो जिसके ज़रिए यहाँ की हमारी सरकार क्या करती है, या तो डायरेक्टली वैक्सीन भी लेती है या तो उसके बदले में पैसे लेती हैं, और हर एक व्यक्ति तक इम्यूनाइजेशन पहुँचाने की कोशिश करती है। ठीक है, गवर्नमेंट का टारगेट है 100% इम्यूनाइजेशन, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी भी हम लोग 100% इम्यूनाइजेशन के टारगेट को अचीव नहीं कर पाए हैं। ठीक है, हम लोग 19th सेंचुरीज़ में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था और हम लोग अब 20th सेंचुरी में आ गए हैं। ठीक है, फिर भी अभी भी हम लोग 100% इम्यूनाइजेशन को अचीव नहीं कर पाए हैं। तो और इसके बारे में डिटेल देखने के लिए अपन देखते हैं एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटेड द एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, जिसको कि अपन शॉर्ट फॉर्म में EPI के नाम से आते हैं, इन May 1974 विद द ऑब्जेक्टिव टू वैक्सीनेट चिल्ड्रन थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, 1974 में EPI प्रोग्राम WHO के साइड से इनिशिएट किया गया था, जिसका मेन टारगेट था कि वैक्सीनेट करना है पूरे वर्ल्ड के जितने भी बच्चे हों, कोई भी कंट्री के हों। ठीक है, 10 years later in 1984 the WHO established a standardized vaccination schedule for the original
EPI वैक्सीन्स, ठीक है। 10 साल बाद 84 में क्या कर दिया WHO ने, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिला दिया कि एटलीस्ट मिनिमम ये वैक्सीन यहाँ पर लगनी चाहिए, ठीक है। दैट आर BCG, DPT, ओरल पोलियो एंड मीजल्स, ठीक है। ये स्टैंडर्डाइज वैक्सीन है जो कि सारे कंट्री में उस समय पर दिया जा रहा था, ठीक है। कई कंट्री में ने इसका ऑब्जेक्शन उठाया था, तो वहाँ पर ये वैक्सीन नहीं भी लग रही है, ठीक है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स है, यहाँ पर ये वैक्सीन नहीं भी लग रही है, ठीक है। और कई रिसर्च स्टडी ये भी बता रहे हैं कि BCG वैक्सीन इंडिया में होने के कारण से यहाँ पर कोरोना के कारण से मॉर्टेलिटी कम हुई है ना। मतलब कोरोना उतने एडवर्स फॉर्म में यहाँ पर नहीं आ पाया है, केवल जो कोमॉर्बिड कंडीशन वाले पेशेंट हैं उनमें ये एडवर्स फॉर्म में आए हैं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो अमेरिका में BCG वैक्सीनेशन नहीं किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट ही नहीं हैं, बहुत ही रेयर इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर वो हाईली कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिस्ट में नहीं है, इसलिए वहाँ पर वैक्सीनेशन इसका नहीं दिया जाता है। लेकिन अभी कोविड के कारण से कई रिसर्च में पता चल रहा है कि BCG वैक्सीन नहीं देने के कारण से वहाँ पर कोरोना के केसेस ज़्यादा हैं। तो इस पर और रिसर्च चल रहा है और उम्मीद है कि आने वाले समय पे हमको कुछ और नए बात इसमें पता चल सकते हैं। Increased knowledge of the immunologic factor of disease led to new vaccines being developed and added to the EPI's list of recommended vaccine, ठीक है। धीरे धीरे क्या किया गया, इसमें और ज़्यादा अच्छा नॉलेज इंक्रीज़ किया गया, खासतौर पर इम्यूनोलॉजिक फैक्टर्स में, ठीक है। और फिर धीरे धीरे और EPI में नए वैक्सीन ऐड करते गए, जैसे कि हेपेटाइटिस B, येलो फीवर एंड कंट्रीज एंडेमिक फॉर द डिजीज़, और जिस कंट्री में जो भी डिजीज़ एंडेमिक कंडीशन में हो उसके लिए, ठीक है। एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा मेनिंजाइटिस, जिसको कि अपन हिप बोलते हैं। देन कॉन्जुगेटेड वैक्सीन इन कंट्रीज विथ हाई बर्डन ऑफ डिजीज़, ठीक है। तो ये सारे वैक्सीन जो है हाई बर्डन ऑफ डिजीज़ जितने भी कंट्री में थे वहाँ पर इसको ऐड कर दिया गया था, ठीक है। इन 1999 द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन गावी, ठीक है। गावी एक ऐसी संस्था है जो कि यूनिसेफ के सपोर्ट से स्पेशल फोकस्ड काम करती है ओनली फॉर इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, गावी को ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन was created with the sole purpose of improving child health in the poorest country by extending the reach of the EPI, ठीक है। तो गावी के ऊपर काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ढेर सारे ऐसे कंट्री हैं जो कि बहुत ही पुअर कंट्रीज़ हैं, सोमालिया, अफ्रीकन ढेर सारे कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो इनके पास उतना इकोनॉमी नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि लोग यहाँ की गवर्नमेंट वैक्सीन खरीद पाए या उस प्रोग्राम को अपने दम पर चला पाए। तो ऐसे जगह पे गावी का रोल होता है कि EPI प्रोग्राम को वहाँ के हर बच्चे तक पहुँचाए, ठीक है। वो हो सकता है गावी वहाँ के डायरेक्ट गवर्नमेंट को फंड कर दे, या हो सकता है कि किसी NGO का हेल्प ले ले, या हो सकता है कि यूनिसेफ अपने स्टाफ के ज़रिए उसको इम्प्लीमेंट करवा ले, ठीक है। द गावी ब्रॉट टुगेदर अ ग्रैंड कोलिशन इंक्लूडिंग द यूनाइटेड नेशन एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस जैसे कि WHO, यूनिसेफ, द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और गावी क्या है, काफ़ी लोगों के साथ मर्जिंग कंडीशन में काम कर रहा है, जो कि यूनाइटेड नेशन के एजेंसीज़ हैं, जैसे कि WHO पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हेल्थ के लिए काम करती है, ठीक है, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक हेल्थ विंग है। और WHO से एक सेपरेट यूनिट बना है यूनिसेफ, जो कि चाइल्ड हेल्थ में काम करती है, और इन सारे प्रोग्राम को फंड करता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, डोनर एंड इम्प्लीमेंटिंग countries, the Bill and Melinda Gates Foundation and the Rockefeller Foundation, the vaccine industry, non-government organizations and many more, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो गावी कई सारे लोगों के साथ मिलकर काम करती है, और इसमें सबसे बड़ा जो रोल है अपन देखते हैं कि यूनिसेफ, WHO के अलावा भी ढेर सारे ऐसे दानदाता हैं, है ना, ऐसे डोनर्स हैं जिन लोग इसके लिए वो अपनी संपत्ति का कई हज़ार करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए दान कर चुके हैं, जिसमें कि सबसे चर्चित नाम है बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन। जो बिल गेट्स हैं उन्होंने अपने संपत्ति का बहुत सारा पैसा, अरबों डॉलर रुपए इसलिए लगाया है कि सारे कंट्री के बच्चे क्या हो सकें, वैक्सीनेट हो सकें, ठीक है। ढेर सारे ऐसे NGOs हैं जो कि बिना पैसा लिए
या केवल सर्विसेज बेस पे क्या करती हैं, वैक्सीनेशन प्रोग्राम को दुनिया के हर एक कोने तक पहुंचाती हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट अपन देखते हैं, द क्रिएशन ऑफ द गावी हैज़ हेल्प टू रिन्यू इंटरेस्ट एंड मेंटेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशंस इन बैटलिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बर्डन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। तो गावी यहाँ पर फिर हेल्प करती है और देखती है या मेंटेन करती है सारे चीज़ को, वर्ल्ड में सारे कंडीशन में जो कि डिजीज़ बर्डन है और जो इम्यूनाइजेशन के ज़रिए रोका जा सकता है, ऐसे सारे मैटर्स को गावी वर्ल्ड वाइड डील करती है। ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द करेंट गोल्स ऑफ द ईपीआई। ठीक है। जब ईपीआई लाया गया था तो उसका करेंट गोल क्या था। ठीक है। फर्स्ट था टू एंश्योर फुल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। गवर्नमेंट चाहती थी कि सारे बच्चे, ठीक है, एक भी बच्चा छूटना चाहिए नहीं चाहिए इम्यूनाइजेशन के लिए, मतलब 100%, जो फुल इम्यूनाइजेशन बोल रहा है मतलब 100% इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 1 ईयर। ठीक है। हम लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा जो मॉर्टेलिटी होती है वो 1 ईयर से कम के बच्चों में होती है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा मॉर्टेलिटी होती है वो उनके फर्स्ट 3 मंथ में होती है, जो कि छोटे छोटे इन्फेक्शियस डिजीज़ के कारण से हो जाता है। ठीक है। तो पहला टारगेट ये था कि 100% इम्यूनाइजेशन करना है सारे बच्चों का जो कि 1 साल से कम के हों। सेकेंड, टू ग्लोबली इरेडिकेट पोलियोमाइलाइटिस। ठीक है। तो ग्लोबली इरेडिकेट पोलियोमाइलाइटिस के ऑब्जेक्टिव को भी हम लोग काफ़ी हद तक बहुत सारे कंट्री में इसको लिमिट कर दिए हैं ला के। ठीक है। इंडिया से भी इरेडिकेट 2014 में हो चुका है, लेकिन अभी भी इंडिया के नेबरर कंट्रीज़ जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान या म्यांमार, यहाँ पर कुछ कुछ केसेस पोलियोमाइलाइटिस के आते रहते हैं। और रिस्क ये है कि ये ऐसे क्रॉस कंट्री बॉर्डर्स हैं जहाँ पर लोग इलीगल तरीके से आना जाना करते हैं। तो इंडिया अभी भी एक तरीके से रिस्क कंट्रीज़ के लिस्ट में है, क्योंकि इसके नेबर कंट्रीज से जब तक पोलियो पूरी तरीके से इरेडिकेट नहीं हो जाता तो उसको रिस्क कंट्री के लिस्ट से बाहर नहीं रखा जा सकता। ठीक है। थर्ड, टू रिड्यूस मैटरनल एंड नियोनेटल टू एन इंसिडेंस रेट ऑफ लेस देन 1 केस पर 1000 बर्थ बाय 2005। ठीक है। रिड्यूस मैटरनल एंड नियोनेटल, ठीक है, इंसिडेंस रेट, जो कि ऐसे इंसिडेंस हैं जो कि किसी न किसी वैक्सीनेटेड प्रिवेंटेड डिजीज़ के कारण से उनका डेथ हो जा रहा है, उसको क्या कर देना है, सॉरी डेथ नहीं, इंसिडेंस हो जा रहा है, डिजीज़ ऑकरेंस हो जा रही है, उसको लेस देन 1 केस पर 1000 बर्थ बाय 2005 तक अचीव कर लेना है, जो कि हम लोग अचीव अभी तक नहीं कर पाए हैं। फोर्थ, टू कट इन हाफ द नंबर ऑफ मीजल्स रिलेटेड डेथ दैट ऑकर्ड इन 1999। ठीक है। जो भी मीजल्स रिलेटेड डेथ हैं, खासतौर पे जो 1999 तक हमको इसको क्या कर लेना है, सॉरी जो 1999 में जो बहुत ज़्यादा मीजल्स के कारण से डेथ हुए थे, ठीक है, उसके नंबर्स को क्या कर देना है, कट कर देना है हाफ, मतलब कि सीधा सीधा 50% तक उसको रिड्यूस कर देना है। ठीक है। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है, गोल है, टू एक्सटेंड ऑल न्यू वैक्सीन्स एंड प्रिवेंटिव हेल्थ इंटरवेंशंस टू चिल्ड्रन इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स इन द वर्ल्ड। ठीक है। एक्सटेंड कर देना है। ठीक है। मतलब कि फैलाव ला देना है न्यू वैक्सीन्स का। ठीक है। जितने भी न्यू वैक्सीन इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं उसको जो रूटीन ईपीआई प्रोग्राम्स हैं उसमें इंक्लूड करके दुनिया के हर एक कोने के बच्चों तक इसको पहुंचाना है। ठीक है। तो ये था करंट गोल्स ऑफ ईपीआई। ठीक है। नीचे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ अपन को इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इन एडिशन द गावी हैज सेटअप स्पेसिफिक माइलस्टोन टू अचीव द ईपीआई गोल्स। ठीक है। गावी ने कुछ गोल सेट किए हैं जो कि ईपीआई के लिए हैं, जो कि पहला है दैट बाय 2010 ऑल कंट्रीज हैव रूटीन इम्यूनाइजेशन कवरेज ऑफ 90% ऑफ देयर चाइल्ड पॉपुलेशन। ठीक है। 2010 तक क्या होना चाहिए, सारे कंट्रीज़ में 90% कवरेज हो जाना चाहिए चाइल्ड पॉपुलेशन में इम्यूनाइजेशन का। ठीक है। मतलब कि 90% बच्चों में इम्यूनाइजेशन हो जाना चाहिए। ठीक है। देन दैट हिप बी हेपेटाइटिस बी बी इंट्रोड्यूस्ड इन 80% ऑफ ऑल कंट्रीज बाय 2007। हेपेटाइटिस एक ऐसा कारण है जो कि आमतौर पे छोटे बच्चों में, खासतौर पे अंडर 5 चिल्ड्रन में
मोर्टेलिटी का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस का भी कवरेज जो है वो 2007 तक 80% तक हो जाना चाहिए। ठीक है, जहाँ भी जो भी कंट्रीज़ हैं इससे अफेक्टेड, वहाँ पर इसका टारगेट 80% रखा गया कि कम से कम 80% तक वो टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। अपने को देखने वाली बात यह है कि हेपेटाइटिस बी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर से फैलता है। ठीक है, ढेर सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि बहुत ही पुअर कंट्रीज़ है, वहाँ पर पीने का शुद्ध पानी नहीं है। या अगर अपन इंडिया की बात कर लें, यहाँ पर लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है, लोग पीने के पानी को उतना अहमियत नहीं देते हैं। बाहर में कंटामिनेटेड फूड, स्ट्रीट में बहुत सारे चीज़ खाते हैं, जिसके कारण से बच्चों को आसानी से हेपेटाइटिस हो जाता है। लेकिन अगर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन उसको लगा हो तो इसके चांसेस को वो क्या करता है, सीधा सीधा 80% रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो इसके कवरेज को 2007 तक 80% तक हमको ले जाना है। एंड दैट 50% ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री हैव हिव वैक्सीन बाय 2005। और जितने भी पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वहाँ तक हिव वैक्सीन कब 50% हो जाना चाहिए कवरेज बाय 2005। ठीक है, तो ये था करंट गोल्स ऑफ द EPI। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन समझ में आया होगा। रिसेंटली इंडिया में जो EPI है, इसके कवरेजेस को और अच्छा बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, तो मिशन इंद्रधनुष एक ऐसा ज़बरदस्त प्रोग्राम है जिसमें कि टारगेट रखा गया है कि इम्यूनाइजेशन जैसे रूटीन चल रहा है। ठीक है, लेकिन लोग क्या है, एक जगह पे नहीं रहते हैं, वो माइग्रेट करते हैं किसी सर्विस के कारण से, ट्रांसफ़र के कारण से या कुछ और कारण से। तो क्या होता है, बहुत सारे बच्चे इम्यूनाइजेशन से छूट जाते हैं। तो ऐसे सारे बच्चों और प्रेग्नेंट लेडीज़ को कवर करने के लिए मिशन इंद्रधनुष 2014 में इंडिया ने लॉन्च किया गया था, जो कि अलग अलग फेज़ में चल रहा है। ठीक है, तो जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है उसके अलावा मिशन इंद्रधनुष में एक फ़ेज़ लाया जाता है। ठीक है, सपोज फर्स्ट फेज़ लॉन्च हुआ 2015 में। ठीक है, 14 में ये लॉन्च हुआ, लेकिन उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करते हुए 2015 आ चुका था। ठीक है, तो जब ये लॉन्च किया गया तो टारगेट ये रखा गया कि इसका हम वीक मनाएंगे, इम्यूनाइजेशन वीक मनाएंगे और खोजेंगे घर घर जाकर, आंगनबाड़ी जाकर या कहीं पर भी जाकर कि कहीं कोई ऐसा बच्चा है क्या जो इम्यूनाइजेशन से छूट गया हो। मान लो वो शुरू की 2-3 वैक्सीन लिया हो, बूस्टर डोज नहीं ले पाया हो, या उसने कोई भी तरीके की वैक्सीन अभी तक नहीं ली हो, या केवल एट बर्थ वाली वैक्सीन ली हो, बीच की नहीं ली हो। तो ऐसे बच्चों को और प्रेग्नेंट लेडीज़ को आइडेंटिफाई करें और उन तक 100% इम्यूनाइजेशन अचीव करें। तो ये है मिशन इंद्रधनुष। अपन पढ़ते हैं थोड़ा इसके बारे में। फुल इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट प्रिवेंटेबल चाइल्डहुड डिजीज़ इज़ द राइट ऑफ द एवरी चाइल्ड। ठीक है, हर एक बच्चे का अधिकार है कि जितने सारे वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं उसके लिए उसको वैक्सीन लगे। ठीक है, विथ अ व्यू टू प्रोवाइड दिस राइट टू एवरी चाइल्ड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UPI इन 1985। 1984 में EPI आया था, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया में 85 में लॉन्च कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ EPI। वन ऑफ द लार्जेस्ट हैज़ प्रोग्राम ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो कि दुनिया में एक अनोखा प्रोग्राम था अपने तरीके का। ठीक है, इंडिया का पॉपुलेशन ही उतना ज़्यादा था, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की 85 की अगर बात करें तो बहुत कमी थी। ठीक है, तो ये बहुत ही यूनिक प्रोग्राम था कि हमको कैसे उस प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, डिस्पाइट बीइंग ऑपरेशनलाइज फॉर ओवर 30 ईयर्स, UPI हैज़ बीन एबल टू फुल इम्यूनाइज ओनली 65% चिल्ड्रन इन फर्स्ट ईयर ऑफ देयर लाइफ, एंड द इंक्रीज इन कवरेज हैज़ स्ट्रेंथन इन द पास्ट 5 ईयर ऑफ एन एवरेज ऑफ 1% एवरी ईयर। ठीक है, तो पिछले 30 साल से हम लोग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया में चला रहे हैं, है ना, वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग कहाँ तक पहुँच पाए हैं, केवल 65 बच्चे तक, 65% बच्चे तक पहुँच हमारी है, और 35% बच्चे छूट गए हैं। और अगर इसका ग्रोथ रेट की बात करें तो आने वाले 5 साल के लिए इसका ग्रोथ जो है वो केवल 1% चाइल्ड के हिसाब से था। तो अगर करंट कंडीशन की बात करें तो अगर इस ग्रोथ रेट के हिसाब से अगर 65% 2005 में था, तो हम लोग अभी तक केवल
70% तक ही पहुंच पाए हैं। तो इस प्रोग्राम को और यूपीआई को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मिशन इंद्रधनुष बनाया गया ताकि 100% कवरेज इम्यूनाइजेशन का किया जा सके। इसमें थर्ड पैरा है, टू स्ट्रेंथन एंड इन्विगोरेट द प्रोग्राम एंड अचीव फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज फॉर ऑल चिल्ड्रन एट रैपिड पेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च मिशन इंद्रधनुष इन दिसंबर 2014। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को और ज़्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए, ठीक है, और इस प्रोग्राम के जो अचीविंग रेट है उसको और ज़्यादा एक्सेलरेट करने के लिए, ठीक है, या उसमें गति लाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम लॉन्च किया। क्योंकि हम लोग जो यूपीआई नॉर्मल प्रोग्राम चल रहा है उससे तो हम लोग उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए उस टारगेट को अचीव करने के लिए अलग से एडिशनल एक अलग प्रोग्राम लॉन्च होगा जिसमें कि सारे छूटे हुए बच्चों को अपन को कवरेज करना है। ठीक है, तो मिशन इंद्रधनुष इंडिया में कब लॉन्च हुआ था? 2014 में। ठीक है, अब इसके गोल्स उस समय क्या रखे गए थे? मिशन इंद्रधनुष विल एंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 2 years एंड प्रेग्नेंट वुमेन आर फुल्ली इम्यूनाइज्ड विथ ऑल अवेलेबल वैक्सीन्स। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट टारगेट रखा गया था इसका कि मिशन इंद्रधनुष में ऐसे सारे बच्चे जो कि 2 साल से कम के हों और सभी प्रेग्नेंट वुमेन्स को 2 साल तक जो इम्यूनाइजेशन लगना है, प्लस प्रेग्नेंट लेडीज़ को जो इम्यूनाइजेशन लगना है जो कि टीटी होता है आमतौर पे। ठीक है, तो इसको 100% इम्यूनाइज्ड कर लेना है या इस टारगेट को पूरी तरीके से अचीव कर लेना है। ठीक है, जो भी अवेलेबल वैक्सीन्स हों। तो ये था मिशन इंद्रधनुष। अब आप लोगों के लिए छोटा सा असाइनमेंट है, आप लोगों को मिशन इंद्रधनुष के बारे में और डिटेल में पढ़ना है, जैसे कि उसके फेजेस और किस स्टेट में वो किस तरीके से काम कर रहा है और डिस्ट्रिक्ट कवरेजेस। तो ये था मिशन इंद्रधनुष जो कि इंडिया में यूआईपी है ना, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अलावा अलग से चलाया जा रहा है। ठीक है, और ये था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।